Hello everybody, welcome to this new lecture in the quantum mechanics series. इस लेक्चर में हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स में से एक और मेथड डिस्कस करेंगे जिसे कहा जाता है वेरिएशन या वेरिएशनल मेथड. ओके, ये मेथड यूज़ किया जाता है प्राइमरीली ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का एस्टिमेशन करने के लिए. वैसे इससे आप वेव फंक्शन का अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं, उसका एस्टिमेट भी निकाल सकते हैं, पर ये मेथड जो है बेसिकली ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए बेस्ट वर्क करता है. फिर एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी एस्टिमेट्स के लिए भी वर्क कर सकता है, बट मेनली इसकी जो डोमेन ऑफ एप्लीकेबिलिटी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी एस्टिमेशन. यू विल सी वाई, क्यों इसी चीज़ के लिए बेस्ट वर्क करता है. ओके, यहाँ पे पर्टर्बेशन वगैरह कोई बात नहीं है. आपको एक हैमिल्टोनियन दे रखा है, लेकिन उस हैमिल्टोनियन को आप एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे. ओके, तो अब टास्क ये है कि उसके करस्पॉन्डिंग के वेव फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ हमें निकालने हैं. ओके, सिंपली तो और बाद में हम, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम इसे केवल ग्राउंड स्टेट के लिए प्राइमरली यूज़ करते हैं, बाद में हम इसे एक्साइटेड स्टेट्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं. एनर्जी के लिए अगेन अच्छे एस्टिमेट्स मिलेंगे कंपैरेटिवली. वेव फंक्शन के एस्टिमेट्स इस मेथड से बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं. ओके, ये मेथड बेसिकली एक बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है विच इज़ कॉल्ड द वेरिएशनल प्रिंसिपल. वेरिएशनल प्रिंसिपल का स्टेटमेंट मैं पहले पढ़ दूँ. द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन इन एनी आर्बिट्री that is a trial or mixed state can't be lower than the actual unknown ground state energy E naught. मतलब आप कोई भी अपनी मर्जी की एक आर्बिट्री स्टेट लीजिए, आपको सिस्टम की एक्चुअल स्टेट्स तो पता ही नहीं है. ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं हम, ग्राउंड स्टेट भी नहीं पता, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी नहीं पता. तो आपने ग्राउंड स्टेट के लिए एक आर्बिट्री अपने आप कुछ मतलब कंप्लीटली आर्बिट्री नहीं, कुछ फिजिकल इनपुट आप पे होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी. उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने एक ट्रायल वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया. ओके, मैं उसे मिक्स क्यों कह रहा हूँ वो आगे क्लियर होगा, बट आपने एक ट्रायल स्टेट कंस्ट्रक्ट की. तो फिर अगर हम जो सिस्टम का वो हैमिल्टोनियन है उसकी उस स्टेट में जो ट्रायल स्टेट हमने ली उसमें अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये थ्योरम ये कहती है कि वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो एक्चुअल जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है जिसे हम ई नॉट लिखेंगे, लोएस्ट एनर्जी को ई नॉट, उससे कम तो नहीं हो सकती है. एट दी मोस्ट उसके बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा होगी. यहाँ पे ध्यान ये रखिए, आपको ये एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता नहीं है, ई नॉट पता नहीं है, पर ये थ्योरम ये कह रही है आपकी हैमिल्टोनियन की जो एक्सपेक्टेशन बनेगी इन आर्बिट्री स्टेट वो इससे ऊपर ही होने वाली है. ओके, इससे नीचे नहीं हो सकती है. एट दी मोस्ट इस तक पहुंच सकती है, इससे नीचे नहीं हो सकती है. ये अगर फाई कोई मैथमेटिकली अगर फाई कोई आर्बिट्री स्टेट है और कैट लैंग्वेज में फाई कोई कैट है आर्बिट्री, तो एच की एक्सपेक्टेशन, वो जो हैमिल्टोनियन है सिस्टम का, उसकी एक्सपेक्टेशन उस स्टेट फाई में, जो कि मैथमेटिकली इतना होता है फाई एच फाई ओवर फाई फाई दिस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ई नॉट. दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द वेरिएशनल प्रिंसिपल. ओके, ये मेथड इसी पे वर्क करता है. पहले इस थ्योरम को प्रूव करेंगे और फिर देखेंगे कैसे इससे हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं. ओके, सिचुएशन ये है, सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नॉट, फिर ई वन, फिर ई टू, ई थ्री, ई फोर, और करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन से यहाँ साई नॉट, साई वन, साई टू, साई थ्री, साई एन, और कैट लैंग्वेज में अगर लिखते तो ऐसा. ओके, हमको इनमें से कुछ भी नहीं पता, ये एनर्जीज़ हमें पता नहीं है, ये वेव फंक्शन हमें पता नहीं है. ओके, दिस बट बैक ऑफ माइंड में कुछ ना कुछ तो सिस्टम के ऐसे एनर्जी लेवल्स और वो होंगे. हमारा एम यहाँ पे यही है, हम इस ई ज़ीरो के जितने करीब तक का आंसर निकाल सकें, बेस्ट एस्टिमेट ई ज़ीरो का निकाल सकें, तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर अस. ओके, यहाँ पे ये जो फैक्टर है डिनोमीटर में, फाइव स्टेट आप अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है वो नॉर्मलाइज्ड हो. इनफैक्ट आपको पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू में डिनोमीटर वाला फैक्टर नॉर्मलाइजेशन का ध्यान रखने के लिए रखा जाता है. फिर आपने स्टेट अगर आपकी नॉर्मलाइज नहीं है तो इट टेक्स केयर ऑफ दैट फैक्ट. ओके, अच्छा, तो ये मेथड जब हम देखेंगे, ये मेथड अगर हम ई ज़ीरो का के लिए एक बेस्ट एस्टिमेट प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपका एस्टिमेट ई ज़ीरो से नीचे का तो नहीं हो पाएगा, तो आप ई ज़ीरो से एक ऊपर का एस्टिमेट आपको मिलेगा. तो बेसिकली ये दिस मेथड ट्राइज टू सेट अ गुड अपर बाउंड ऑन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी. ओके, अब प्रूफ देखते हैं इसमें उसका. यहाँ पे जो मैंने पिछले लेक्चर्स में सुपरपोजिशन और एक्सपेंशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन या आर्बिट्री स्टेट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आइगन बेसिस मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, एक्चुअली वो यहाँ पे यूज़ होने लगा है. माना आपका जो ट्रायल स्टेट है नॉट साई एन, मैंने इसे गलत लिख दिया, अननोन स्टेट तो हमारी फाई है, सॉरी सॉरी दिस वाज ओके. साई एन या एन या इसके साथ मुझे कैट की ज़रूरत नहीं थी, सॉरी. साई एन या एन जो हैं ये सारे के सारे वेव फंक्शंस मिलके एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं. वो अलग बात है, ये हमें पता नहीं है, इनकी वैल्यू हमें मुझे पता नहीं है, बट दे फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट. द अननोन साई एन या कैट लैंग्वेज में एन कैट्स जो हैं, दे फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट. इसका मतलब क्या है,
जो हम एक आर्बिट्री स्टेट लेंगे, मैंने अपनी मर्जी से एक आर्बिट्री स्टेट लेना चाह रहा हूँ, ओके, तो वो आर्बिट्री स्टेट इन साइन के टर्म में इनके सुपरपोजिशन से बन सकती है, इनके टर्म में एक्सपैंड की जा सकती है, समेशन ओवर एन ए एन साइन, ओके। ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होने के कारण ही हो रहा है। वो अलग बात है, ये सब अननोन है, पर कोई भी फंक्शंस की दुनिया में कोई भी फंक्शन इन सब के टर्म में एक्सपैंड किया जा सकता है। तो अगर फाई मैंने एक आर्बिट्री स्टेट ली, अपने आप से एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया, उस मैंने कहा सिस्टम इस स्टेट में है, तो वो स्टेट भी इनके टर्म्स में एक्सपेंडेबल होगी। ये ए एन कोफिशिएंट्स अननोन है, बट सम एक्सपेंशन उसका इस तरह से पॉसिबल होगा। समेशन ओवर एन, एन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0, फिर 1 2 3, और अपर लिमिट मैंने नहीं लिखी है क्योंकि हो सकता है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास इनफाइनाइट हो या टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट नंबर हो, तो जहाँ तक भी लिमिट है वहाँ तक आप इसे समेशन करें, बट दिस समेशन स्टार्ट्स फ्रॉम एन इक्वल टू 0 ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। और कैट लैंग्वेज में अगर मैं लिखता तो ए एन कैट एन इस तरह से लिखता, बट यहाँ पे मैं कैट लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं वेव फंक्शन लैंग्वेज यूज़ करूँगा दिस। और फाई अगर इतना है तो मुझे 5 स्टार की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू में 5 स्टार भी आता है, तो 5 स्टार हो जाएगा समेशन एन, ए एन कोफिशिएंट्स इन जनरल कॉम्प्लेक्स होंगे तो ए एन स्टार साइन स्टार, ओके। तो अब ये जो हमने प्रूफ करना है वेरिएशनल प्रिंसिपल, इसके एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन इन द गिवन स्टेट इन द आर्बिट्री स्टेट फाई, तो ये बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू इतनी होती है। और इसको इंटीग्रल लैंग्वेज में लिखें तो एक्चुअली हमें ये कंप्यूट करना होता है 5 स्टार और हैमिल्टोनियन और फाई इंटीग्रेशन ओवर द रेलिवेंट वॉल्यूम, और नीचे फाई का इनर प्रोडक्ट मतलब इंटीग्रल 5 स्टार फाई। फाई की जगह जो ये हमने एक्सपेंशन हमारा है इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी आइगन बेसिस, वो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो 5 स्टार की जगह समेशन एन ए एन स्टार साइन स्टार, हैमिल्टोनियन फाई की जगह समेशन ए एम साई एम। यहाँ पे मैंने समेशन का इंडेक्स दूसरे वाले उसमें समेशन में चेंज किया है, क्योंकि समेशन का इंडेक्स रिपीटेड नहीं हो सकता। अगर मैं इसे आइंस्टीन कन्वेंशन में लिखता तो मैं समेशन का सिंबल नहीं लगाता, और एन 2 बार रिपीट होता तो ये मुझे एन के ऊपर समेशन बता देता, और फिर एन को मैं 2 बार और नहीं ले सकता था। तो इसलिए इस इंडेक्स को हमने दूसरा नाम लिखा है से एम, ओके, डी टाउ। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 5 स्टार की जगह ये और 5 की जगह यहाँ इंटीग्रल कर रहे हैं आप 2 समेशन सीरीज़ का मल्टीप्लाई करके, तो आपको बहुत सारे टर्म्स मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारे टर्म्स का एडिशन का सम कर रहे हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एडिशन का इंटीग्रल कर रहे हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले एक एक इंटीग्रल कर लीजिए और समेशन बाद में कर लीजिए। तो समेशन हमने बाहर ले लिया इंटीग्रल से, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी इंटीग्रल से बाहर, ए एन स्टार और ए एम कॉन्स्टेंट्स बाहर, अंदर बचा साइन स्टार एच साई एम, साइन स्टार एच साई एम डी टाउ। और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़, समेशन एम बाहर, ए एन स्टार ए एम साइन स्टार साई एम। अब डिनोमिनेटर ऑर्थोनॉर्मलिटी अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये जो है साई एन साई एम जो हैं, दीज फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, ओके। अगर डीजनरेसी भी हो तभी भी हम इनको ऐसा चूज़ कर सकते हैं कि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बने, और अदरवाइज तो पॉसिबल है ही। तो ये एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है हमारा, ये साइंस जो है ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो इसका मतलब दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू डेल्टा एम। और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में केवल साइन स्टार साई एम नहीं है, बीच में ऑपरेटर एच है। लेकिन एच, ये साई एन क्या थे, आई शुड हैव रिटन दिस समवेयर। ये साई एन जो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ये आया कहाँ से था, ये यहाँ से आया था। ये हमारे हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ में इस तरह से फिट होते हैं, ये उसके आइगन फंक्शंस हैं। वो अलग बात है, अननोन है सारे के सारे, पर ये यहाँ से आ रहे हैं। तो मतलब एच एक्टिंग ऑन साई एन बेसिकली इतना है, एच एक्टिंग ऑन साई एम कितना है, ई एम साई एम, ओके, ये आ गया। अब ई एम एक नंबर है, ये भी इंटीग्रल से बाहर, और ऊपर भी फिर आपका वो इंटीग्रल बन गया, इंटीग्रल साइन स्टार साई एम, ओके। यहाँ आप चीज़ों को अभी सीधे सीधे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें सम होनी है, सम ओवर एन और सम ओवर एम। अगर आपको ऊपर नीचे एक जैसी चीज़ें दिख भी रही हैं, ए एन स्टार, आप इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इनको यहाँ पहले अंदर इवेलुएट होना है, मल्टीप्लाई वगैरह होना है, फिर ऐसे सारे टर्म्स ऐड होने हैं, ओके। सो यू कांट कैंसिल देम जस्ट लाइक दैट। बट डिनोमिनेटर में भी आपको क्रोनिकल डेल्टा मिल गया, और यहाँ ई एम हैमिल्टोनियन ने साई एम पे एक्ट करके ई एम आइगन वैल्यू जनरेट की, जो कि एक कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर, और फिर इंटीग्रल साइन स्टार साई एम ऑर्थोनॉर्मलिटी यूज़ करके वो भी डेल्टा एम एन। सो दिस ई एम बाहर ये, और न्यूमरेटर में मैंने ऑर्थोनॉर्मलिटी को यूज़ भी कर लिया। अगर मैं यहाँ ऑर्थोनॉर्मलिटी को यूज़ करूँ, आपके पास 2 समेशन है, डेल्टा एम एन जब एक्ट करेगा तो वो एम इंडेक्स को माना एन से रिप्लेस कर देगा, और m का समेशन खत्म हो जाएगा। तो स्टिल आपके पास एक समेशन यहाँ बचा रहेगा, 2 समेशन में से एक डेल्टा के कारण खत्म हो गया, बट यू विल बी स्टिल लेफ्ट विथ समेशन n ए एन स्टार ए एन, m रिप्लेस हो जाएगा n से। सो न्यूमरेटर ये बन गया, और डिनोमिनेटर को भी इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दिया।
साई एन स्टार साई एम डेल्टा एम एन होगा। डेल्टा एम एन दो समेशन में से एक को ख़त्म कर देगा, पर ख़त्म होते होते वो उस समेशन के अंदर जो बचा हुआ है हर इंडेक्स को एम को भी एन से रिप्लेस कर देगा। तो आपके पास बचेगा ए एन स्टार ए एन ई एन, सब एन हो गए, ए एन स्टार ए एन ई एन और एक समेशन ओवर एन, और डिनोमिनेटर पहले से ही इतना हो चुका था, और ए एन स्टार इंटू ए एन है मॉड ए एन स्क्वायर। ऐसे ही ऊपर जो ए एन स्टार इंटू ए एन आया मॉड ए एन स्क्वायर ई एन। अब जरा इसको देखें, ये चीज़ क्या है, मैंने इसे केवल इसके न्यूमरेटर को देखें, इसके न्यूमरेटर को मैंने यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा है कुछ टर्म्स तक। एन की मिनिमम वैल्यू 0, तो ए मॉड ए जीरो स्क्वायर ई जीरो प्लस मॉड ई वन ए वन स्क्वायर ई वन प्लस मॉड ए टू स्क्वायर ई टू प्लस मॉड ए टू थ्री स्क्वायर ई थ्री। ये मॉड जो नंबर्स हैं, ये मॉड जिनके लिए जा रहे हैं नंबर, ये नंबर इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, पर मॉड स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। सम पॉजिटिव नंबर इंटू ई जीरो, सम पॉजिटिव नंबर इंटू ई वन, सम पॉजिटिव नंबर इंटू ई टू, ये इस तरह का सम है ये न्यूमरेटर। ओके, और ई जीरो ई वन ई टू ये सब भी इनर्जीज़ हैं, ये सब जीरो से ऊपर हैं, ये भी पॉजिटिव हैं। तो आप बहुत सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ ओके। ओके, अच्छा, लेकिन द पॉइंट इज़ और एनर्जी के बारे में मुझे आर्गुमेंट देना भी वैसे ज़रूरी नहीं है कि दीज आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, बट से ओके। अब अगर मैं ये जो फर्स्ट इसको तो छोड़ दूँ, ए नॉट स्क्वायर ई नॉट, इसको तो ऐसे का ऐसे रहने दूँ, पर ये जो सेकंड नंबर है, ये नंबर अगर मैं इसे इससे रिप्लेस करूँ तो किससे, मॉड ए वन स्क्वायर तो ऐसे ही रखूँ, पर ई वन की जगह अगर मैं ई जीरो ले आऊँ, ई जीरो और ई वन क्या है आप ग्राफिकली समझें, ई जीरो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ई वन उससे ऊपर वाली स्टेट की एनर्जी है, मतलब ई वन ई जीरो से ज़्यादा है। तो अगर मैं इस सीरीज़ में, न्यूमरेटर की एक्चुअल सीरीज़ ये है, लेकिन अगर मैं इसके इस टर्म की जगह ये वाला टर्म सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या होगा, मैं एक्चुअली थोड़ा कम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ए वन स्क्वायर तो उतना ही है, पर ई वन की जगह ई जीरो, ई वन की जगह ई जीरो। तो एक्चुअली अब मैं अगर फिर से एक सीरीज़ लिखूँ जिसमें फर्स्ट टर्म तो इतना ही रहे, फर्स्ट टर्म अनचेंज रहे, लेकिन सेकंड टर्म में अगर मैं ये टर्म ले आऊँ तो एक्चुअली मैं इस सीरीज़ के मुकाबले इस सीरीज़ का समेशन क्या हो रहा है, थोड़ा कम। एक पॉजिटिव नंबर को एक स्लाइटली स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है, ई वन के बजाय ई जीरो। और ऐसी चीज़ मैं अगर अगले टर्म में भी करूँ, अगला टर्म नॉर्मली है ए टू स्क्वायर ई टू, ए टू स्क्वायर को मॉड ए टू स्क्वायर को ऐसे का ऐसे रखा, और ई टू की जगह भी अगर मैं ई जीरो ले आऊँ तो ई टू से भी ई जीरो है नीचे है। ई जीरो का मतलब क्या है, सब जगह ई जीरो लाने का मतलब सब जगह मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी का फैक्टर लेके आ रहा हूँ। अदरवाइज इसमें तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का फैक्टर था, लेकिन इसमें फर्स्ट वाली स्टेट का, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी फैक्टर था, इसमें सेकंड का, इसमें थर्ड का। लेकिन अगर मैं इन हर फैक्टर को ई जीरो से रिप्लेस कर दूँ तो हो क्या रहा है, अच्छा फर्स्ट फैक्टर तो हमने, फर्स्ट टर्म तो अनचेंज रखा, पर सेकेंड टर्म एक्चुअली हमने क्या कर दिया, थोड़ा कम सब्स्टिट्यूट किया है, थोड़ा कम। मॉड ए वन स्क्वायर उतना ही है, ई वन की जगह ई जीरो, ऐसे ही मॉड ए टू स्क्वायर उतना ही है, ई टू की जगह ई जीरो। हर टर्म में अगर मैं ई वन ई टू ई थ्री वगैरह की जगह सब जगह ई जीरो ला रहा हूँ, इसका मतलब मैं थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन, थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन, थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं इस सीरीज़ को इससे रिप्लेस करता हूँ, किस सीरीज़ से, ये नेक्स्ट स्टेप में इसको देखिए, केवल मॉड ए एन स्क्वायर तो ऐसे ही रखा, पर ई एन की वैल्यू अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग नहीं है, अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग नहीं है, सब जगह ई जीरो ई जीरो ई जीरो ई जीरो ई जीरो ई जीरो ई जीरो। तो ये टर्म, ये वाला ये जो सीरीज़ का सम है, ये इस सीरीज़ के सम से ज़्यादा होगा। ये ऊपर वाली सीरीज़ का सम ज़्यादा है, नीचे वाली सीरीज़ का सम क्या है, कम। अगर आप ये डिनोमिनेटर वाले को भी थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर दें, ये समेशन एन मॉड एन स्क्वायर ई एन इज ग्रेटर देन समेशन एन मॉड एन स्क्वायर ई जीरो। सिंपल रीज़न, किसी भी स्टेट की एनर्जी जो है ई जीरो से या तो ज़्यादा होगी या उसके बराबर, उससे नीचे नहीं हो सकती है। तो हमने हर ई एन को सबसे कम वाली पॉसिबल एनर्जी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब ये जो समेशन है, और चाहे उसके डिनोमिनेटर में फैक्टर भी है, अगेन ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से या तो ग्रेटर है या ज़्यादा। ओके, ये इससे कम कभी नहीं हो सकती है, या तो ग्रेटर या ज़्यादा, दिस। ओके, और ये चीज़ क्या है, मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ बेसिकली हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच इन दी स्टेट फाई निकाल रहे थे, वो है। तो ये क्वांटिटी इससे ज़्यादा है। ओके, दिस। अब ई जीरो, इन सब में ई जीरो एक कांस्टेंट है, इसमें भी ई जीरो, इसमें भी ई जीरो, इसमें भी जीरो ई जीरो। तो समेशन के हर टर्म में ई जीरो है, तो ई जीरो को आप समेशन सीरीज से बाहर ले लें, और उसके बाद क्या बचा, समेशन एन मॉड एन स्क्वायर, समेशन एन मॉड एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ई जीरो। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इस चीज़ से ज़्यादा है, इस चीज़ की वैल्यू कितने के बराबर है, ई जीरो। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इस चीज़ से ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन इन दी स्टेट फाई, ये स्टेट फाई कौन सी थी, आर्बिट्री स्टेट। अपने आप हमने कंस्ट्रक्ट की थी एक स्टेट आर्बिट्री, लेकिन हमें पता है कि क्योंकि साई एन एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं, तो इस फाई का कुछ ना कुछ एक्सपेंशन ऐसा होगा। मुझे इन ए एन कोफिशिएंट्स की एक्चुअल वैल्यू की जरूरत कहीं नहीं पड़ी, वो हमारे एक्सप्रेशन में कैंसिल हो गई। लेकिन ये फाई में कुछ भी लेता तो इसका ऐसा एक एक्सपेंशन पॉसिबल था, साई एन के टर्म में ऐसे ही एक्सपेंड हो सकता है। तो अगर ये स्टेट कंप्लीटली एक आर्बिट्री स्टेट है, जो कि ये है, तो
उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली हमने ये शो कर दिया है कि उस स्टेट में जो एक्सपेक्टेशन ऑफ हैमिल्टोनियन है, ये एक्चुअल जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है उससे क्या होगी, ज़्यादा। और यहाँ पे इस चीज़ की भी बात करें, अच्छा ये इक्वालिटी कब होगी, ये वाला टर्म इस टर्म के बराबर कब होगा, इस सीरीज़ के टर्म में सोचें, कब इस सीरीज़ को इस सीरीज़ से रिप्लेस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक चीज़ तो ये, एक केस तो ये हो सकता है, बेसिकली हुआ क्या, ये नीचे वाली सीरीज़ का सम कम क्यों बना, क्योंकि हर एक टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर एक टर्म ऊपर वाली टर्म से थोड़ा छोटा है। मॉड A1 स्क्वायर तो उतना ही है, पर E1 की जगह E0 आ गया। मॉड A2 स्क्वायर तो उतना ही है, E2 की जगह E0। सो आप सोचिए, अगर ये एनर्जी सारी की सारी में शुरू से ही E0 होती, ये E0 ही होती, तो रिप्लेस करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। E0 होती, रिप्लेस करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सारी एनर्जी शुरू से E0 होती, मतलब बेसिकली सिस्टम में आपके पास केवल कितने एनर्जी लेवल था, एक एनर्जी लेवल। अगर ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है जिसमें केवल एक एनर्जी लेवल हो, E0 वाला ही एक ही लेवल, तो फिर तब ये ग्रेटर वाला पार्ट वर्क नहीं करेगा, तब कौन सा वाला पार्ट करेगा, इक्वल। तभी भी ये रिजल्ट वायलेट नहीं हो रहा है, लेकिन तब एक्सपेक्टेशन ऑफ H उस स्टेट में कितनी बन जाएगी, सिंपली E0। पर ये नहीं हो सकता है, इस तरह के सिस्टम नहीं होंगे जिसमें केवल एक स्टेट है, केवल एक ही एनर्जी स्टेट पॉसिबल है। ओके, लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी है विच इज़ एन इंटरेस्टिंग वन। ओके, और उसका फिजिकल वो भी है। ये स्टेट में हमने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि ये सारे कोफिशिएंट्स नॉन जीरो होने ज़रूरी है। ये तो इस आर्बिट्री स्टेट का एक्सपेंशन है साइंस के टर्म में। तो एक पर्टिकुलर जरा स्टेट देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि A0 तो जीरो ना हो, ये फर्स्ट वाला कोफिशिएंट तो जीरो ना हो, पर सेकंड वाला मतलब A1 A2 A3 ये सब के सब जीरो हों। तो जो हमारी ये सीरीज़ है, ऊपर की सीरीज़ A1 A2 A3 सब जीरो हैं, तो ऊपर की सीरीज़ एक्चुअली केवल कितनी है, इतनी। समेशन में तो ऐसे दिख रही है, पर कोफिशिएंट्स, हायर कोफिशिएंट्स के जीरो होने के कारण वो स्टेट केवल कितनी है, इतनी। और जिस दूसरी सीरीज़ से आपने इसे रिप्लेस किया, जिसका हर एक टर्म थोड़ा थोड़ा कम था, वो सीरीज़ में भी हायर टर्म्स नहीं है। तो फिर ये और ये बराबर हैं, मतलब ये और ये बराबर होंगे कब, जब कोफिशिएंट्स इस तरह के हैं, A0 तो जीरो ना हो, पर A1 A2 A3 बाकी सारे के सारे कोफिशिएंट कितने हो, जीरो। लेकिन ये कौन सा केस है, मैथमेटिकली तो हम समझ गए। अच्छा, ये इक्वालिटी एक केस में होल्ड कर सकती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ H फाई बराबर E0 होगा, एग्जैक्टली बराबर E0 होगा कब, जब ये कंडीशन फुलफिल हो, फर्स्ट कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, A0 नॉन जीरो हो, और बाकी सारे कोफिशिएंट्स कितने हो, जीरो। लेकिन इसको यहाँ देखें, इसका मतलब है A0 साई0 प्लस A1 साई1 प्लस A2 साई2। अगर A1 A2 A3 सारे जीरो हैं, तो इसका मतलब फाई बेसिकली कितने के बराबर है, A0 साई0। अगर आपने ट्रायल स्टेट ऐसी ली जो कि एक्चुअल ग्राउंड स्टेट साई0 के साथ केवल कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है, तब एक्सपेक्टेशन जो आप निकालेंगे वो ठीक इक्वल H0 के होगी, तब ग्रेटर नहीं होगी। ओके, तो अगर आपने ट्रायल वेव फंक्शन जो लिया वो एग्जैक्टली ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, A0 टाइम्स साई0 एक्चुअल ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। पर प्रॉब्लम तो यही है ना, एक्चुअल वाला ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन पता नहीं है, पर से एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, आपने जो ट्रायल वेव फंक्शन लिया वो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का सम मल्टीपल था, A0 टाइम्स सम कांस्टेंट टाइम्स द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, और बाकी उसमें कोई और कंपोनेंट नहीं है, A1 साई1 A2 साई2, बाकी किसी स्टेट की मिक्सिंग नहीं है। बेसिकली आपने ट्रायल वेव फंक्शन लिया और वो ये स्टेट ही है, ये स्टेट या इसको किसी A0 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका कोई मल्टीपल, तो स्टिल आपके पास कौन सी है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मल्टीपल भी ग्राउंड स्टेट ही है। ओके, मैं क्या ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट का मल्टीपल भी ग्राउंड स्टेट है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लास्ट में स्टेट को नॉर्मलाइज करते हैं। अगर साई0 कोई ग्राउंड स्टेट थी और आपने उसे A0 से मल्टीप्लाई कर भी दिया, तो फाइनली जब आप आंसर निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर तो लो गई, तो चाहे आप साई0 से आंसर निकालो चाहे A0 टाइम्स साई0 से, सारे आंसर सेम बनेंगे। तो इसीलिए मैं अपने आंसर को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इंसिडेंटली आपकी जो ट्रायल स्टेट है वो ठीक आपने ग्राउंड स्टेट ही पिक कर ली थी किसी मैकेनिज्म से, एक्सीडेंटली या किसी ने आपको बता दिया, तब तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। अदरवाइज आपका जो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन है वो E0 से ज़्यादा ही बनेगी। ओके, यही है वेरिएशनल प्रिंसिपल दिस। सो इन एनी आर्बिट्री स्टेट दैट वन कैन कम अप विथ, आप अपने दिमाग से सोच के फिजिकल आर्ग्यूमेंट के बेस पे, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट या कोई और आर्ग्यूमेंट अप्लाई करके आप एक आर्बिट्री स्टेट कंस्ट्रक्ट कीजिए, लेकिन उस स्टेट में एक्सपेक्टेशन ऑफ H जो है वो हायर ही बनेगी या एट द मोस्ट इक्वल, या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर किसके, जो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। अब आपको ध्यान ये रखना है, ये नंबर मुझे जो पता होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सवाल ही यही है। लेकिन अब आप इसको इस तरह सोचिए, हम किसी भी स्टेट को लेके जो एक्सपेक्टेशन निकालेंगे वो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट से ऊपर ही होगी। आप एक्चुअल ग्राउंड स्टेट वाले नंबर से हायर ही आपको ये नंबर मिलने वाला। ये नंबर आप इवेल्युएट कर सकते हैं। हैमिल्टन ने आपको दे रखा है
फाई ट्रायल स्टेट आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, बट आंसर आपको ये कह रहा है ये नंबर एक्चुअल वाले नंबर से हायर होगा, एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी से क्या होगा, हायर। तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, बेसिकली इस रिजल्ट को ये मैथमेटिकली जो रिजल्ट है ये बहुत सिंपल, इसका वो है बहुत सिंपल टर्म्स में आप इसे समझ सकते हैं। आपको कोई सैंपल दे रखा है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ का सैंपल हो, आप उस सैंपल में अगर एवरेज लें, बहुत सा सैंपल में से आपने बहुत सारी क्वांटिटीज़ पिक की और उसके बाद एवरेज लिया, तो एवरेज कभी भी मिनिमम वैल्यू जो है सैंपल में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ है, तो अगर आप किसी भी प्रकार का सैंपल पिक करें किसी उसमें से, तो मिनिमम वैल्यू जो है उससे कम आपका एवरेज कभी नहीं बन सकता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। माना एक क्लास में स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं अलग अलग, ठीक है, मिनिमम मार्क्स माना 7 है, ठीक है, टीचर उतना हार्ड नहीं था, 0 मार्क्स नहीं दिए, 7 थे, और फिर कुछ बच्चों के 8, 7 मार्क्स केवल एक बच्चे के नहीं है, माना क्लास में 7 मार्क्स हो सकता है 3 बच्चों के हों, और 8 मार्क्स माना 9 बच्चों के हों, और ऐसे ही ये, और फिर ऐसे होते होते हायर तक, माना चलो 100 तक हैं। ये मार्क्स हैं, ये बच्चों के मार्क्स हैं, और अलग अलग मार्क्स वाले बच्चों की पॉपुलेशन अलग अलग है, 3, 9 वटेवर कुछ भी हो, ये पॉपुलेशन इंटरेस्टिंग नहीं है, ये वैल्यूज़ हैं 7, 9 दिस। ओके, अब आप इस क्लास में से रैंडमली कुछ बच्चों को कलेक्ट कीजिए, आंख बंद करके आपने कुछ बच्चे पिक किए, माना 10 बच्चे पिक किए, कोई जरूरी नहीं 10, कितने भी पिक करें, उसे मैं एक स्टेट कह रहा हूँ, वो आपने एक रैंडम स्टेट पिक की। प्योर स्टेट क्या होती, ये एक प्योर स्टेट है। यहाँ से आप चाहे एक बच्चा उठाएं चाहे तीनों बच्चे उठाएं, उनसे अगर आप उनके मार्क्स पूछेंगे वो बोलेंगे अरे मेरे मार्क्स तो 7 है, ये एक प्योर स्टेट है, ये अपने आप में एक प्योर स्टेट है, 8 मार्क्स वाले प्योर, एक आंसर। लेकिन अब आपने क्या किया, इस क्लास में से रैंडमली 5, 10 जितने ही बच्चे, आपने कहा आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ और अपने मार्क्स बोलो। तो एक बच्चे ने माना अपने मार्क्स बोले कुछ, किसी के मार्क्स 12 थे, किसी के मार्क्स 4 तो नहीं हो सकते, मिनिमम मार्क्स मेरे 7 है, किसी ने कहा मेरे मार्क्स 7 है, किसी ने कहा मेरे मार्क्स 100 है, वगैरह वगैरह। आपने जितने बच्चे बुलाए थे उन सब के मार्क्स ऐड किए और एवरेज लिया। क्या ये एवरेज 7 से कम हो सकता है? जब क्लास में किसी बच्चे के मार्क्स 7 से कम नहीं है तो फिर उनका एवरेज 7 से कम कैसे हो सकता है? एवरेज 7 भी एवरेज बन सकता है, लेकिन वो एक बहुत टिपिकल केस में, माना आपने 2 बच्चे बुलाए और वो दोनों बच्चों का मार्क्स 7 ही थे। इंसिडेंटली आपने जो सैंपल बनाया, वो जो ट्रायल स्टेट बनाई, वो पहला बच्चा भी 7 नंबर वाला और दूसरा बच्चा भी 7 नंबर वाला, तो फिर उनका एवरेज कितना बनेगा? 7 ही। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी जनरल ट्रायल स्टेट बनेगी, एक बच्चा ये वाला, एक वाला या कोई भी वाला, तो कभी भी उनके मार्क्स का एवरेज 7 से नीचे तो नहीं जा सकता है। ये रिजल्ट वही है, ये मिनिमम वैल्यू है। एनर्जीज में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? E0। और एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एवरेज वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी? हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन मतलब एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी की एवरेज वैल्यू किसी भी आर्बिट्री स्टेट में, ये फाई आपकी मर्जी की आर्बिट्री स्टेट है, आपने मिक्स करके बनाई, तो किसी भी तरह की आप आर्बिट्री स्टेट ले लो, किसी भी तरह की मिक्स स्टेट ले लो, उसमें एक्सपेक्टेशन कभी भी इस नंबर से नीचे नहीं जा सकती है। तो यही है, तो ये जो चीज़ मैं आपको कह रहा था, बेसिकली वेरिएशनल प्रिंसिपल इतनी सिंपल सी बात कहता है। ओके अब लेकिन इससे मेथड, ये तो केवल एक हमने थ्योरम प्रूव की कि हाँ ऐसा होता है, किसी भी आर्बिट्री स्टेट में हैमिल्टन की एक्सपेक्टेशन ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से ज़्यादा या उसके बराबर होगी। बट इससे हम वेव फंक्शन और एनर्जी का आइडिया कैसे लगाएंगे? ये नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, तो ये कैसे करेंगे? इस मेथड को अप्लाई करने के लिए एक्चुअली एक और रिजल्ट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहेंगे रिड्स थ्योरम। रिड्स थ्योरम वैसे एक्साइटेड स्टेट्स के लिए जरूरी है, यहाँ पे जरूरत नहीं है मुझे ग्राउंड स्टेट के लिए। ओके मेथड ये है, मेक अ वेल एजुकेटेड गेस ऑफ द ट्रायल ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन विद वन और सेवरल पैरामीटर्स। हम करेंगे क्या, बाद में इसका एग्जाम्पल में और क्लियर होगा। हम जिस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का एस्टिमेट करना है, ग्राउंड स्टेट का चलो वेव फंक्शन भी निकालना है माना, तो हम पहले उस वेव फंक्शन का एक गैस करेंगे। गैस हम कैसे करेंगे? जो हमारे पास कुछ और फिजिकल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, माना ये सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम की तरह है कुछ हद तक, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक बार को ये भी मान सकते हैं हाँ इसका वेव फंक्शन लगभग वैसा ही होगा। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके आप उस सिस्टम के लिए एक ट्रायल ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन का एक ट्रायल वेव फंक्शन आप ले लेंगे, आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन उस वेव फंक्शन में बेसिकली हम पैरामीटर्स लेते हैं। आप एक पैरामीटर या एक से ज़्यादा पैरामीटर भी ले सकते हैं। जो एग्जांपल हम करेंगे उसमें हम एक ही पैरामीटर लेंगे, तो मैंने 1 वाला ही लिखा है, बट अदरवाइज एक से ज़्यादा पैरामीटर भी हो सकते हैं। पैरामीटर तो प्रोसेस कुछ ऐसी होगी, आप एक ट्रायल वेव फंक्शन लेंगे, लेकिन वो ट्रायल वेव फंक्शन क्या होगा, उसमें एक पैरामीटर लैम्डा, एक से ज़्यादा भी अगर हैं तो आप सोचिए लैम्डा का मतलब लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, बहुत सारे पैरामीटर्स, पर मैं एक ही दिखा रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, एक ट्रायल वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसमें एक या अधिक पैरामीटर्स कंटेन्ड हैं। ओके अब इस ट्रायल स्टेट को लेके आपको हैमिल्टोनियन सिस्टम का दे रखा है, उस
हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन इस ट्रायल वाली स्टेट में कैलकुलेट करो। अब ये क्योंकि फाई जो है, जो स्टेट आपने ली है ट्रायल स्टेट, ये लैम्डा का फंक्शन है, लैम्डा उसमें एक पैरामीटर है, तो मतलब ये फाई लैम्डा पे डिपेंड करता है। लैम्डा को आप अलग अलग वैल्यू देंगे तो एक्चुअली आप अलग अलग वेव फंक्शन जनरेट कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स जनरेट कर रहे हैं, तो फाई लैम्डा डिपेंडेंट है। तो जब हम यहाँ एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, एच की एक्सपेक्टेशन फाई ट्रायल स्टेट में, फाई ट्रायल स्टार एच फाई ट्रायल और इंटीग्रल फाई ट्रायल स्टार फाई ट्रायल। फाई ट्रायल लैम्डा पे डिपेंड करता है, तो ये इंटीग्रल जब आप इवेलुएट करेंगे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये लास्ट में लैम्डा पे डिपेंड करेगा। तो मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ एच विल बी सम फंक्शन ऑफ लैम्डा, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए ये एक्सपेक्टेशन के अलग अलग आंसर मिलेंगे। ओके, बेसिकली आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे, आप एक साथ कई ट्रायल वेव फंक्शंस को चेक कर रहे हैं। आप इसे ऐसे सोचिए, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू लेना मतलब अलग अलग ट्रायल वेव फंक्शन लेना, तो एक साथ आपने सबके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल दी, वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए अब अलग अलग। ओके, लेकिन अब आप ये फाइंड कीजिए, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो एफ ऑफ लैम्डा के टर्म्स में है, ये लैम्डा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होती है, क्योंकि ये आंसर मुझे बता रहा है मेरा ट्रायल वेव फंक्शन कुछ भी हो, मैं उसका मिनिमम अगर अचीव कर पाऊंगा तब मैं E0 पर पहुंचूंगा। तो वही आइडिया हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन हमने निकाली, इसको लैम्डा के रेस्पेक्ट में मिनिमाइज़ करो। ओके, या अगर बहुत सारे लैम्डा हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो सबके टर्म में, तब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डेल एफ ओवर डेल लैम्डा 1 को भी 0, डेल एफ ओवर डेल लैम्डा 2, वट एवर बी द केस, सबको 0। लेकिन अगर केवल मैं एक पैरामीटर के टर्म में बात करूं तो बेसिकली मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं, डी एफ बाई डी लैम्डा को 0 के बराबर सेट करो, वहाँ से लैम्डा की आपको जो वैल्यू मिले आप लैम्डा की उस वैल्यू को सही मानो। मतलब लैम्डा की अगर हम ये वाली वैल्यू पिक करें तो हैमिल्टोनियन सबसे कम बनता है, हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन क्या बनती है, सबसे कम। तो आप इस तरह से सिंबॉलिकली आप इस तरह सोचिए, लैम्डा को आप अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, कभी आपने उसे ये वैल्यू दी, कभी ये वैल्यू दी, कभी ये वैल्यू दी। ये एक्चुअल वैल्यू हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक साथ मिनिमाइजेशन कर देंगे, पर इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन कुछ बन रही है, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ बन रही है, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ बन रही है। थ्योरम आपकी ये कह रही है इनमें से कोई भी आंसर E0 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो माना ये वाला आंसर मेरा सबसे कम बना, मिनिमाइज करके मुझे पता लग गया लैम्डा की किस वैल्यू के लिए सबसे कम आंसर बनता है, तो मैं अब ये एस्टिमेट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब लैम्डा की वो सबसे उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जिसके लिए एच सबसे कम बना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एच सबसे कम बना, वही एक्चुअली क्या है, E0। उस समय एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्चुअली E0 के बराबर हो चुका था। मतलब लैम्डा की वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू जिस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिला, माना उसे हम लैम्डा नॉट कहें, लैम्डा की जिस पॉइंट पे ये जो एफ लैम्डा फंक्शन है ये मिनिमाइज हुआ, माना लैम्डा की वो वैल्यू लैम्डा नॉट है, तो आप इस वैल्यू को पकड़ लेंगे। आप बोलेंगे हाँ इसी वैल्यू के साथ मेरे सारे आंसर कनेक्टेड हैं। कैसे, एनर्जी, मिनिमम एनर्जी का जो एस्टिमेट है, ये नंबर मेरे पास नहीं है, ये नंबर का एस्टिमेट अब मेरा क्या बनेगा, एफ फंक्शन की वैल्यू इवेल्यूएट करो लेकिन लैम्डा की जगह क्या रख के, लैम्डा नॉट। उस समय जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन रही है आप उसी को, सबसे कम वाली जो एक्सपेक्टेशन पॉसिबल है इस समय, उसे आप कह रहे हैं ये मेरा E0 का एक एस्टिमेट है। अगेन ये एस्टिमेट है, हो सकता है इस आप अगेन ग्राफिकली सोचिए, हो सकता है सिस्टम की एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये हो, आपके एच के एक्सपेक्टेशन के अलग अलग एस्टिमेट्स ने आपको ये आंसर दिए, आपके मेथड ने आपको इस वाले आंसर को पिक करने को बोल दिया, हाँ बाकी सबको छोड़ दो, जिस पॉइंट पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एच सबसे कम हो रही है उस वाले आंसर को पकड़ लो। लेकिन अभी भी ऐसा हो सकता है आपका ये एक्चुअल आंसर भी एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी से क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है जब हमें शुरू में लिख रहे हैं इस मेथड के वर्क करने के लिए, ये वो ज़रूरी है कि आपका जो ट्रायल वेव फंक्शन है इसका गैस आपका अच्छा हो, क्योंकि अदरवाइज आप ऐसा भी हो सकता है आपने मिनिमाइजेशन तो कर दिया एच की एक्सपेक्टेशन का, पर वो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से बहुत दूर का आंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए ताकि आप उस आंसर पे रिलाई कर सकें, हाँ कि ये आंसर शायद एक्चुअल सिस्टम के एक्चुअल आंसर के इक्वल तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत क्लोज है, वो तो आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन यू हैव मेड अ वेल एजुकेटेड गेस ऑफ द ट्रायल स्टेट वेव फंक्शन। ओके, और तब अगर आपने अच्छा गैस किया है तो एनर्जी का ये एस्टिमेट, एनर्जी का ये एक्चुअल नंबर की जगह ये एस्टिमेट, इसे आप एक गुड एस्टिमेट मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट रेज करना चाहूँगा, अच्छा तो क्या आप फिर ये बोलेंगे अच्छा मुझे ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन भी पता लग गया, ट्रायल वाले वेव फंक्शन में अगर लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट रख दूँ तो क्या ये मेरा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन हो जाएगा? अब इसे हम आंसर की तरह इस्तेमाल कई बार करते हैं, बट दिस इज़ अ बैड गैस। बैड गैस क्यों है, मैं इसको इस तरह से बताता हूँ। माना आपने एक ही प्रॉब्लम के लिए क्या किया, कई डिफरेंट ट्रायल वेव फंक्शंस लिए, कुछ ना कुछ सिमेट्री प्रॉपर्टी या किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे आप कई तरह के ट्रायल वेव फंक्शंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स के।
तो मैनी डिफरेंट एंड वाइडली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल ग्राउंड स्टेट, और बाद में वो सारे के सारे एक्चुअल ग्राउंड स्टेट से हो सकता है बहुत डिफरेंट हो। उस सिस्टम की एक्चुअल ग्राउंड स्टेट कुछ है, आप तो ट्रायल वेव फंक्शन के मेथड से अप्रोच कर रहे हैं। ट्रायल वेव फंक्शन भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अलग अलग ट्रायल वेव फंक्शंस भी आपको कैन गिव यू क्वाइट गुड एस्टिमेट्स ऑफ E0। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एस्टिमेट हो सकता है अलग अलग ट्रायल वेव फंक्शन से आपको सही आंसर या उसके बहुत क्लोज का आंसर मिल जाए, लेकिन वो ट्रायल वेव फंक्शन सारे के सारे आपस में भी बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, और एक्चुअल ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है उससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है वेव फंक्शन लेवल पे ज़रूरी नहीं है कि इस मेथड से जो आप अपना आंसर निकालें कि हाँ एफ में तो लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट रख दिया तो ये तो ई नॉट का बहुत अच्छा एस्टिमेट हो गया, लेकिन अगर लैम्डा में यहाँ फाई में लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट रख दूँ तो ये भी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का बहुत अच्छा एस्टिमेट हो जाएगा। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने इसके आगे बैड लिखा है। ये वेव फंक्शन एस्टिमेशन के लिए दिस मेथड डजंट वर्क टू गुड। एनर्जी एस्टिमेशन के लिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी एस्टिमेशन के लिए इट वर्क्स एक्सट्रीमली वेल, इट कैन वर्क एक्सट्रीमली वेल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट यू मेक अ गुड गेस ऑफ द ट्रायल वेव फंक्शन। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये आपको एक्चुअल ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के कहीं करीब भी रख रहा होगा। एक्चुअल ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन से बहुत डिफरेंट हो सकता है आपका ट्रायल वेव फंक्शन एट लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, तो इस मेथड का वो क्या है, इट कैन गिव अ गुड एस्टिमेशन इन द सेंस इट कैन गिव अ गुड अपर बाउंड ऑन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये सिस्टम बेसिकली करता क्या है, ये एक्चुअल ग्राउंड स्टेट तक आपको नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का एक अपर बाउंड एस्टिमेट देता है। मतलब जैसे माना इस सिंबॉलिक फॉर्म में समझें, आपने एक ट्रायल वेव फंक्शन लिया, उसमें एक पैरामीटर था लैम्डा, तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए मिनिमाइज़ करके आप इस आंसर पे पहुंचे। फिर आपने एक दूसरा ट्रायल वेव फंक्शन लिया, ओके, उसमें लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आप इस एस्टिमेट पे पहुंचे। आप ये भी नहीं बोल सकते ये तो आप बोल सकते हैं कि ये वाली एनर्जी इससे भी नीचे है तो ये वाली स्टेट ग्राउंड स्टेट के और करीब होगी, लेकिन ग्राउंड स्टेट हो सकता है इसके और नीचे हो। तो बेसिकली आप इस मेथड में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पे अपर बाउंड सेट कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इससे तो हायर नहीं है, इससे लोअर तो हो सकती है, लोअर आपको नहीं पता एक्चुअली और कितना नीचे है, पता नहीं आपका मिनिमाइजेशन मेथड कितना रॉन्ग है, एक्चुअल ग्राउंड स्टेट से आप अभी भी कितने दूर हैं, पर इतना आपको पता है आपने जो मिनिमम निकाला है उससे ऊपर तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी नहीं हो सकती है। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का जिसे हम कहते हैं अपर बाउंड, इससे ऊपर पॉसिबल नहीं, ऊपर से आपने बाउंड कर दिया, तो यू कैन सेट एन अपर बाउंड ऑन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ओके, और प्रोवाइडेड कि आपने का इनिशियल एस्टिमेट अच्छा है तो होपफुली ये अपर बाउंड एक्चुअल जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसके क्लोज इनफ होगा, सो यू कैन रिलाई ऑन दो रिजल्ट्स। ओके, इसका मैं एक्चुअल एग्जांपल बाद में करूँगा, इससे पहले मैं क्योंकि जो मेथड हमने डेवलप किया है उसी में एक दो स्टेप्स और करके इस मेथड को हम एक्साइटेड स्टेट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हम बात ये कर रहे हैं E0, E1, E2, E3 इसका एस्टिमेशन करना, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का एस्टिमेशन करना, लेकिन माना मैं किसी सिस्टम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का एस्टिमेशन करना चाहता हूँ, E1 का एस्टिमेशन करना चाहता हूँ, तो तब इस मेथड को हम कैसे अप्लाई करें, इस मेथड को थोड़ा सी मॉडिफाई करें तो ये एक्साइटेड स्टेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन टू एक्साइटेड स्टेट, क्वेश्चन ये है E0 ग्राउंड इस, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के अप्लाई करने के लिए, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको ग्राउंड स्टेट पता होनी चाहिए। E0 और साई ज़ीरो क्या होने चाहिए, पता। अब हो सकता है E0 पता ना हो और साई ज़ीरो पता ना हो, तो फिर पहले वेरिएशनल मेथड अप्लाई करके इसका और इसका एस्टिमेट निकाल दो, फिर उन्हीं एस्टिमेट्स को ग्राउंड स्टेट के आंसर समझ लो, या तो ये एग्जैक्टली पता हो या वेरिएशनल मेथड को ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई करके इनका एस्टिमेट पता कर लो। तो E0 और साई नॉट चाहे एग्जैक्टली चाहे अप्रॉक्सीमेटली आपको पता होनी चाहिए, तो उन्हीं को आप मानेंगे कि हाँ हमारे E0 और साई नॉट ये हैं। तो ग्राउंड स्टेट का E0 और ग्राउंड स्टेट का साई नॉट। साई नॉट कैसे निकाला होगा, ट्रायल वेव फंक्शन में वो लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट रख के, जो मैंने आपको वैसे पीछे बताया ये बहुत अच्छा आंसर हो सकता है, ऐसा ना हो, बट फिर अगर आपके पास कोई और मेथड नहीं है तो आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का एस्टिमेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का एस्टिमेट कितना होता है, एफ लैम्डा नॉट। वो जो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन निकाली वो एफ ऑफ लैम्डा होता है, उसे मिनिमाइज करो, मिनिमाइजेशन वाले पॉइंट पे वही वैल्यू किसका एस्टिमेट है, दिस। तो एग्जैक्टली सॉल्व करके निकाला, चाहे वेरिएशनल मेथड से एस्टिमेट करके निकाला, ग्राउंड स्टेट को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इतना कह रहे हैं, अब सवाल ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कैसे निकालेंगे, और फिर वही सवाल आप वेव फंक्शन के लिए भी पूछ सकते हैं। तो अब की बार तरीका वही है, आप एक ट्रायल स्टेट बनाएंगे, इस ट्रायल स्टेट का नाम मैंने अलग ही रख दिया, सिंबल डिस्टिंक्ट, काई ट्रायल। लेकिन ये काई ट्रायल फिर से कैसा है, आप ये देखिए, अच्छा समेशन BN साई एन अलग अलग साई लेने, उनको किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रखा है। जैसे पीछे हमने समेशन AN साई एन से फाई ट्रायल बनाया था,
वहाँ मैंने फाई ट्रायल नहीं लिखा था, शायद उसे सिंपली फाई लिखा था, लेकिन इस समय समेशन n इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है। अब की बार जिन स्टेट्स का मैं सुपरपोजिशन कर रहा हूँ वो यहाँ से ऊपर वाली स्टेट्स हैं, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स का पॉसिबल सुपरपोजिशन करके मैंने अपनी ट्रायल स्टेट बनाई। या रिवर्स में आप सोचें, ट्रायल स्टेट इस समय ऐसी लेनी है जो इन सारी स्टेट्स का सुपरपोजिशन हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? ट्रायल स्टेट तो आप मनचाही बना रहे हैं, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उसमें इस वाली स्टेट की मिक्सिंग नहीं है? इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ कि नो मिक्सिंग ऑफ द ग्राउंड स्टेट। लेना आपको ट्रायल फंक्शन ही है, लेकिन वो ट्रायल फंक्शन ऐसा होना चाहिए उसमें केवल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स और ऊपर उससे ऊपर की मिक्सिंग होनी चाहिए। इसमें B0 वाला कंपोनेंट नहीं है, B0 psi0 नहीं है, B1 psi1 से शुरू हो रहा है, psi1 psi2 psi3 ये कंपोनेंट्स हैं नीचे के नहीं। ये कैसे करते हैं इसे आगे देखते हैं, बट दिस फिर आप क्या कीजिए, इस ट्रायल स्टेट काई में हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कीजिए। मतलब ये इंटीग्रल फॉर्म में, ये यहाँ वैसी कैलकुलेशंस होंगी जैसे हमने यहाँ की थी, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन, बस चेंज क्या हो रहा है, ए की जगह नाम बी लिखा हुआ है कोफिशिएंट का, और समेशन का इंडेक्स 0 के बजाय 1 से शुरू हो रहा है। पर उसका इस कैलकुलेशन पे कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक ये कैलकुलेशन ऐसी रहेगी, यहाँ तक, ओके, यहाँ पे तक। तो आपको सेम आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा हाँ समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर जहाँ तक भी हो, मॉड बी एन स्क्वायर ई एन, n इक्वल टू 1 डिनोमीटर, n इक्वल टू 1 मॉड बी एन स्क्वायर का सम। फिर से मैंने ये न्यूमरेटर वाली सीरीज़ को ऐसे लिखा है, लेकिन अब की बार ध्यान रखिए n इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, तो मॉड बी एन स्क्वायर ई1 प्लस मॉड बी टू स्क्वायर ई2 प्लस मॉड बी थ्री स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रहने दो, सेकंड टर्म में मॉड बी टू स्क्वायर को अगर ऐसे ही रहने दूँ, लेकिन ई2 की जगह ई1 ले आऊँ, ई2 की जगह ई1 मतलब ई2 ई1 से ज़्यादा है, ई2 ई1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये टर्म इस टर्म से ज़्यादा था, तो मैंने एक इस टर्म के बजाय थोड़ा न्यूमेरिकली कम वैल्यू वाला टर्म रखा है, और सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। ये टर्म इससे थोड़ा कम टर्म, ये टर्म, इस टर्म में भी मॉड बी थ्री स्क्वायर इतना ही रखे हैं, लेकिन ई3 की जगह अगर मैं नॉट के ई1, अब की बार हर एनर्जी की जगह अगर मैं ई1 ले आऊँ, पहले टर्म में तो ई1 है ही, ई2 की जगह भी ई1, ई3 की जगह भी ई1, ई4 की जगह भी ई1, तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर टर्म की जगह थोड़ा कम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो सीरीज़ का सम जो पहले बन रहा था और सीरीज़ का सम जो अब बना, ये वही सीरीज़ है। डिनोमिनेटर को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, वो पॉजिटिव है। न्यूमरेटर समेशन n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 मॉड बी एन स्क्वायर, ई एन की जगह ई1, हर एनर्जी ई1 ई2 ई3 की जगह अगर सब जगह एनर्जी ई1 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 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये वाली सीरीज़ का सम इस वाली सीरीज़ के सम से क्या है, कम। ये वाला सम ज़्यादा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है इससे, और ये सम कितना है, सब जगह मैंने एनर्जी ई1 रखी है, समेशन से बाहर मॉड बी एन स्क्वायर मॉड बी एन स्क्वायर का सम कैंसिल ई1। लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट किया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एच इन आर्बिट्री स्टेट काई किससे ज़्यादा होगी, ई1 से। लेकिन ये प्योरली आर्बिट्री स्टेट नहीं है उस सेंस में, ये काई आपने ऐसे कंस्ट्रक्ट की थी कि इसमें ग्राउंड स्टेट का सुपरपोजिशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स और उससे ऊपर की स्टेट्स का सुपरपोजिशन हो, लेकिन ग्राउंड स्टेट वाली का सुपरपोजिशन अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो उस वाली ट्रायल स्टेट में एक्सपेक्टेशन ऑफ एच किससे ज़्यादा होगी, ई1 से। और इसी चीज़ को आप और आगे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स में अप्लाई करना है, तो वहाँ आप ट्रायल स्टेट लोगे, लेकिन वो सुपरपोजिशन किसका होगा, केवल सेकंड स्टेट और उससे हायर स्टेट्स का, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बाकी सारी स्टेट्स का। तो उस वाली ट्रायल स्टेट में जो एक्सपेक्टेशन होगी वो ई2 के या तो बराबर या उससे ज़्यादा होगी। तो मेथड ग्रेजुअली ऐसे वर्क कर रहा है। तो अगेन बाकी ट्रिक वही होगी। अच्छा, अगर मैं प्रॉपर काई ले लूँ पैरामीटर्स के साथ, तो उसे अगर मैं मिनिमाइज़ करूँ तो मुझे ई1 का एक अच्छा एस्टिमेट मिल सकता है। बट असली सवाल ये है, असली सवाल यहाँ रह गया जो शुरू में है। ये मैंने बोल तो दिया, एक काई ट्रायल स्टेट कंस्ट्रक्ट करनी है, पर एक काई ट्रायल इस समय ऐसी होनी चाहिए, इसमें ग्राउंड स्टेट की झलक नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट का सुपरपोजिशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कैसे इंश्योर करेंगे इसको? बेसिकली आप एक प्योरली आर्बिट्री स्टेट कंस्ट्रक्ट करो। प्योरली आर्बिट्री मतलब सबका सुपरपोजिशन, पहले सबका सुपरपोजिशन, जैसे पीछे हमने किया था फाई जिस स्टेट को कहा था, उस तरह की एक स्टेट कंस्ट्रक्ट की माना। लेकिन अब आपके पास ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन आपको पता है, चाहे अप्रॉक्सीमेशन मेथड से ग्राउंड स्टेट का की स्टेट आपको पता है। इस प्योरली आर्बिट्री वाले जिसमें सारी स्टेट्स का सुपरपोजिशन है, इसमें से ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, ए नॉट साइन नॉट। अब ये सब्ट्रैक्शन ऐसे नहीं होगा, एक्चुअली इसमें हमें साइन नॉट का कंपोनेंट रिमूव करना पड़ेगा, बट बेसिकली इट्स दिस मेथड, ओके। इसमें वैसे हमें इनर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा उसके साथ, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ दैट। आप एक्साइटेड स्टेट्स, एक कंप्लीटली आर्बिट्री स्टेट जिसमें सारी स्टेट्स का सुपरपोजिशन है, साई नॉट का भी, साई 1 का भी, साई 2 का भी, साई 3 का, साई 4, ऑल पॉसिबिलिटीज का सुपरपोजिशन है, उसमें से ये वाला कंपोनेंट रिमूव कर दीजिए। तो अब
सुपरपोजिशन तो बचा, ये मिला के सुपरपोजिशन तो है, पर इसमें ग्राउंड स्टेट कंपोनेंट नहीं है, बाकी सारे। तो ऐसे करके आप इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इफ़ आई कैन हिंट यू समथिंग लाइक दिस, बेसिकली ये कुछ ऐसा है। अगर मैं वेक्टर्स की दुनिया में होता, ये आई जे के सबका सुपरपोजिशन है। आई वैसे किसी के रेस्पेक्ट में मिनिमम नहीं होता है, पर से मैं जस्ट ऐसे कह रहा हूँ, अच्छा सारी स्टेट्स का सुपरपोजिशन, ये हमारा पहले वाला ट्रायल वेव फंक्शन है, सारा सबका सुपरपोजिशन। लेकिन दूसरे वाले केस में मुझे काई ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ग्राउंड स्टेट का कंट्रीब्यूशन ना हो। मुझे इसमें से ये वाला कंट्रीब्यूशन हटाना है, ग्राउंड स्टेट का कंट्रीब्यूशन हटाना है। तो ग्राउंड स्टेट का कंट्रीब्यूशन आप कैसे हटाएंगे? माना इस वेक्टर में से 2i हटाना है। 2i हटाने का मतलब रब करना नहीं है, मैथमेटिकली आप इसमें से 2i कैसे रिमूव करेंगे? व्हाट इज़ द मेथड? आप इस इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट लो i के साथ, जो आपको वेक्टर दे रखा है। बेसिकली इसे एक वेक्टर सोचें, आर्बिट्री वेक्टर। आप इस वेक्टर को, इस वेक्टर v को अगर आप i के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 2। और इस जो ये चीज़ मिली इसको फिर i यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब v डॉट i करो और फिर i वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2i। अब इस वेक्टर में से अगर आप ये क्वांटिटी घटा दें तो केवल हायर स्टेट्स का सुपरपोजिशन हो रहा है। ये मैंने कल समझाने के लिए किया है, बिकॉज मैं इसे वेव फंक्शन लैंग्वेज में कर सकता हूँ, बट दिस बिकम्स मच सिंपलर इन द कैट लैंग्वेज। जब हम थोड़ा डिराक फॉर्मूलेज में पढ़ लेंगे तब ये चीज़ करना बहुत आसान होगा। बेसिकली जो आपने आर्बिट्री स्टेट ली है, आप एक कंप्लीटली आर्बिट्री स्टेट f कंस्ट्रक्ट करो और उसका इनर प्रोडक्ट लो ग्राउंड स्टेट के साथ। ओके, ये जो नंबर मिला इसे अगेन ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करो। ये ऐसी चीज़ है, पहले डॉट प्रोडक्ट लिया, वेक्टर्स की दुनिया में जो डॉट प्रोडक्ट होता है, कैट्स की दुनिया में वो इनर प्रोडक्ट होता है। इससे आपको ये 2 ये नंबर मिला और इस नंबर को फिर उससे मल्टीप्लाई करो दिस। इतना अगर आप f में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, f वाले कैट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका ट्रायल वेव फंक्शन मान। ये अभी भी ट्रायल वेव फंक्शन है, ये एक्चुअल वेव फंक्शन नहीं है, ये ट्रायल वेव फंक्शन है। लेकिन इस ट्रायल वेव फंक्शन में ग्राउंड स्टेट के कंपोनेंट को आप एलिमिनेट कर चुके हैं। उसको एलिमिनेट कर दिया, इस वाली स्टेट में फिर बाकी वही प्रोसेस है। विद पैरामीटर्स आप एक काई कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। इस प्रोसेस को मैंने लिखा है, आप सुपरपोजिशन कर रहे हैं लेकिन केवल रिड्यूस्ड स्पेस या सब स्पेस में। ये अलग अलग स्पेस डायरेक्शंस हिल्बर्ट स्पेस में आप सोच सकते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शंस हैं। तो पहले वाले केस में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी एस्टिमेशन में तो हमने सारी स्टेट्स का सुपरपोजिशन किया था, पूरे स्पेस में सुपरपोजिशन। लेकिन अब की बार इस डायरेक्शन का सुपरपोजिशन नहीं है, रिड्यूस्ड स्पेस में आप सुपरपोजिशन कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, अगर मैं वो क्लास के स्टूडेंट्स वाला एग्जाम्पल लूँ फिर से, एक क्लास में बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स मिनिमम मार्क्स 7 है, बाकी 8, 9, 10 वगैरह हैं। इस क्लास में आप एक रैंडम सैंपल बच्चों को, कुछ बच्चों को आंख बंद करके इकट्ठा कर लें और उनके एवरेज मार्क्स निकालें, तो वो एवरेज मार्क्स आपके 7 से ऊपर ही आएंगे। पर आप दूसरी बार एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? आप फिर से एक ट्रायल स्टेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, पर उस ट्रायल स्टेट में ये वाले बच्चे नहीं हैं। जो 3 बच्चे जिनके 7 मार्क्स थे, आपने इनको किसी तरह से एलिमिनेट कर दिया, किसी तरह से इनको एलिमिनेट कर दिया अपने ट्रायल में से। सुपरपोज्ड स्टेट तो बना रहे हैं आप, फिर भी रैंडमली बच्चे कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी बच्चा ये मिनिमम मार्क्स वाला नहीं है। तो अब जिस सैंपल को आपने बुलाया उनमें मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 8। तो अगर आप इस सैंपल, यहाँ कैसा भी सैंपल कंस्ट्रक्ट करें, कैसा भी सुपरपोजिशन करें, तो उनके मार्क्स कभी भी 8 से कम नहीं होंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, दिस। इसके साथ वैसे एक और रिजल्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मिनिमाइजेशन जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है उसके लिए एक थ्योरम आती है, रेड्स थ्योरम। मैं इसे प्रूव भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं केवल इसका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन इन द नेबरहुड ऑफ द एक्चुअल आइगन स्टेट्स इज स्टेशनरी। हैमिल्टन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आप नेबरहुड ऑफ आइगन स्टेट, नेबरहुड ऑफ आइगन स्टेट का मतलब क्या है? अगर आप वेव फंक्शन लैंग्वेज में सोचें, माना ये किसी स्टेट का एक्चुअल वेव फंक्शन है, तो इसमें अगर थोड़ा सी एप्सिलॉन टाइम्स से डेल साई वन इसमें स्मॉल चेंज, और एप्सिलॉन इसलिए है कि और भी कम चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। अगर आप एक्चुअल आइगन स्टेट के करीब, ये भी एक स्टेट है, इसका नाम माना फाई, आप हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन अगर इस स्टेट में निकालेंगे तो आपको पता लगेगा जो एनर्जी का करेक्शन है वो एप्सिलॉन स्क्वायर ऑर्डर का होता है। एक्चुअल आइगन स्टेट के नज़दीक अगर आप करेक्शन निकालते हैं तो आपको फर्स्ट ऑर्डर में करेक्शन नहीं मिलता है, आपको एप्सिलॉन ऑर्डर में करेक्शन नहीं मिलेगा, आपको कम से कम एप्सिलॉन स्क्वायर ऑर्डर में करेक्शन मिलेगा। कहाँ? एक्चुअल आइगन स्टेट के नज़दीक। तो एक्चुअल आइगन स्टेट के एकदम नज़दीक इसी चीज़ को हम स्टेशनरी कहते हैं। एप्सिलॉन ऑर्डर का करेक्शन नहीं मिलना, वही चीज़ क्या है? स्टेशनरी।
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच जो है एक्चुअल आइगन स्टेट के नज़दीक क्या होती है, स्टेशनरी। मैथमेटिकली इसका मीनिंग है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ पे क्या होगा, जीरो, नो फर्स्ट ऑर्डर चेंज, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होगा। ऑर्डर चेंज तो होगा, हम ये नहीं कह रहे चेंज नहीं होगा, लेकिन वो चेंज कम से कम सेकंड ऑर्डर का होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इसकी मदद से ये भी इंप्लॉय होता है बेसिकली, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन हम कर रहे हैं, मिनिमम निकाल रहे हैं उसका। वो मिनिमम क्यों अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि रिड्स थ्योरम भी वर्क करती है, बट इसको मैं केवल वो करूँगा। अदरवाइज बेसिक आइडिया यही है, एक्साइटेड स्टेट्स के लिए अप्लाई करने का बेसिक आइडिया तो यही है, वेरिएशनल मेथड में बेसिक आइडिया यही है। उस आइडिया को मैंने यहाँ पे समराइज़ कर रखा है, एवरेज ऑफ एवरी सैंपल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू इन द सैंपल। ओके, यही आइडिया ग्राउंड स्टेट के लिए, इसी को प्रॉपर अप्लाई करके एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड के लिए आप अप्लाई करें, आप बहुत अच्छे एस्टिमेट्स एनर्जी के एटलीस्ट पता कर सकते हैं। वेव फंक्शन के एस्टिमेट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता है, बट द एनर्जी एस्टिमेट्स कैन बी क्वाइट गुड प्रोवाइडेड यू स्टार्ट विद द गुड ट्रायल वेव फंक्शन। ओके, जस्ट, और इसमें हम बाद में एग्जाम्पल करेंगे तो ये मेथड और क्लियर होगा। ये मैथमेटिकली जो हमने चीज़ें कहीं दिस विल बी क्लियर, और जो हम एक एग्जाम्पल कवर करेंगे इसमें द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम वी विल ट्राई टू डिराइव द एनर्जी वैल्यू वाया द वेरिएशन मेथड। सो with that I would like to end this lecture. Thank you everybody.